अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़े हैं नेपियन कैपिटल के को-फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। ये ट्रम्प टेंट्रम, क्या मार्केट इससे उबर पाएगा? कि ये मार्केट के लिए एक और एक्सक्यूज बन गया एक गिरावट के लिए? मुझे लगता है कि आज की तारीख में पिछले करीबन 4.5 या 5 महीनों से लगातार सेलिंग आ रही है एफआईएस की, और उसकी कई वजह है। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैं बताऊंगा कि अपना जो मार्केट है, इंडियन मार्केट सबसे महंगा मार्केट है विश्व में। मैं सिर्फ एशिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में। नंबर वन। नंबर टू, आप देखिए कि जब यहाँ पे हमें लगता है कि 12 से 14% अर्निंग्स ग्रोथ इंडियन मार्केट एस्टिमेट्स हर हर साल हम देखते हैं। साल की शुरुआत में एनालिस्ट कम्युनिटी बोलती है कि इस साल 12 से 14% अर्निंग्स ग्रोथ आएगा मार्केट में। लेकिन आपको मालूम है कि इस साल 2025 में अमेरिका का जो मार्केट है, S&P 500, जो सबसे बड़ा उनका इंडेक्स है, टॉप 500 कंपनीज का इंडेक्स जो है, उसमें 13% कंसेंसस अर्निंग्स ग्रोथ, जो जिसको बोलते हैं, 13% अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रहा है। जब इतना बड़ा अर्निंग्स ग्रोथ जब अपने खुद के मार्केट में हो, तो मुझे लगता है कि कोई भी एसेट एलोकेटर जो अमेरिका में बैठा हो, वो भी सोचेगा कि भाई आज की तारीख में कोई भी इमर्जिंग मार्केट, इंडिया हो या कोई दूसरा इमर्जिंग मार्केट हो, उसमें निवेश करने की जरूरत ही क्या है, जब हमारे खुद के मार्केट में इतना बड़ा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ये वजह है जिसकी जिसके लिए हम लगातार करीबन 4.5 और 5 महीनों में एफआईएस का सेलिंग देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगा। अच्छा, आपने कहा कि हमारा बाजार काफ़ी महंगा है। हमारा बाजार हिस्टोरिकली महंगा रहा है, लेकिन अब निफ्टी, कई लोग कह रहे हैं कि अपने एटलीस्ट खुद के एवरेज मल्टीपल से नीचे आ गया। तो क्या एटलीस्ट लार्ज कैप में अब बाइंग शुरू की जाए? अ, अनुज, आपका सवाल सही है, लेकिन ये है कि जो एफआईएस का सेलिंग आ रहा है वो मोस्टली लार्ज कैप में आ रहा है। अब देखिए उनकी एवरेज होल्डिंग मिड कैप और स्मॉल कैप में तो और भी कम है, लेकिन मिड कैप में कम है, लगा मोस्टली लार्ज कैप्स में है। तो मुझे लगता है कि कुछ लार्ज कैप्स है जहाँ पे डेफिनेटली बाइंग होनी चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मिड और स्मॉल कैप्स में जो बाउंस आ सकता है आने वाले 3 या 4 महीनों में, मुझे लगता है वहाँ पे ग्रोथ और करीबन 30 से 40% गिरावट आई है। कुछ स्टॉक्स में तो 50 या 60% गिरावट आई है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मिड और स्मॉल कैप्स में फोकस रखना चाहिए, और लार्ज कैप्स में यस, मुझे लगता है कि करीबन 1 या 2 महीने तक वहाँ पे गिरावट नहीं ज़्यादा आनी चाहिए। लेकिन जो बड़ा ग्रोथ आएगा वापस विल बी बैक टू मिड कैप्स। गौतम सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और अभी आपने ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम्स की हमने बात भी करी। आइए इसको सेक्टर्स पे ट्रांसलेट करके देखते हैं। ऑटो हमारा पहले से भी, अगर आप पिछले 4 महीने को देखें, बहुत अच्छे नहीं रहे थे। हमारे यहाँ इन्वेंट्री बिल्डअप एक बहुत बड़ा इशू था। और दूसरा, इन कंपनियों का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हमारा ईवी की तरफ झुकाव। एंड सडनली अगर टेस्ला इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बन के उतरता है, अब अगर हमको और टैरिफ कम करने पड़े अगले कुछ समय में, दिल्ली मुंबई में अपने शोरूम्स ओपन कर रहे हैं, आप ऑटो को कैसे देखते हैं इस वक्त? देखिए, मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर इंडिया में और भी बड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो टैक्सेशन है और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है, उसकी वजह से एवरेज कार जो जो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट इज़ वेरी हाई। आप जो फॉरेन गाड़ियाँ देखें, सेम कार जो आप दुबई जाएँ तो आपको आधे दाम में मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये 5 लेयर्स की जो जीएसटी है ऑटो सेक्टर पे, वो कम करने चाहिए। और ऑटोमोबाइल को आप जो सोशलिस्टिक नज़रिए से देखो कि ये अमीर लोग ही अफ़ोर्ड कर सकते हैं, इसलिए इसको टैक्स ज़्यादा करना चाहिए। जिस तरह से 5 स्टार होटल पे भी टैक्स ज़्यादा होता है। मेरा मेरा ये कहना है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देना है, तो एक तो टैक्सेस कम कीजिए। अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स जो है ऑटोमोबाइल के लिए, अब हर साल देखिए, ऑटोमोबाइल्स में मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, हर साल इनपुट और कॉस्ट की वजह से हर साल ऑटोमोबाइल गाड़ियों के दाम 5 से 15% बढ़ते हैं। और ये
बढ़ते बढ़ते जो हमने देखा है पिछले करीबन 10 सालों में सेल्स का ग्रोथ कम होने लगा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इंडिया में अपने देश में करीबन 4.2 मिलियन या 42 लाख गाड़ियां बिकी 2024 में। चाइना में 30 मिलियन गाड़ियां बिकी 2024 में, और वहां पे भी गाड़ियां सस्ती है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि टेस्ला आए ना आए वो दूसरा सवाल है। कितनी गाड़ियां बेचेगा, यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट पे क्या ड्यूटी लगेगी उसका अभी तक तो फैसला हुआ नहीं है। और ये नेगोशिएशन आई एम श्योर अभी चालू है इंडिया और अमेरिका के बीच में। लेकिन एक कंपनी का इंडिया में एंट्री करना, उससे मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। सेम केस सर फार्मा पे। अब फार्मा में जो हमारी कंपनियां जो एक्सपोर्ट्स करती हैं यूएस की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग, अब उनकी टिप्पणियों में फार्मा भी था, ऑटो भी था। अब फार्मा पे आपका टेक इस लिहाज से? कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को अपने देश में इन्फ्लेशन कम करना है, महंगाई कम करनी है, उनको दवाइयों पे भी फोकस है उनका। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी एक चीज़ है कि उस पे टैरिफ बढ़ाने नहीं चाहिए। भी फाइनली क्या होता है वो तो भगवान जाने, बट उन्होंने अपने कॉमर्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी बोल दिया है कि 1 अप्रैल तक वो लोग लिस्ट बनाएंगे कि कौन सी कंट्री के ऊपर क्या टैरिफ लागू होने चाहिए। तो मुझे लगता है करीबन 5 या 6 हफ्तों में मालूम पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। बट मुझे लगता है कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, प्रेसिडेंट ट्रम्प का फोकस यही है कि महंगाई कम करे। लेकिन जब तक ये टैरिफ का फैसला नहीं होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल। अच्छा, बजट के बाद एक थीम बनी थी कि यहाँ से कंजम्पशन में ओवरवेट हो जाए और केपेक्स हेवी स्टॉक्स में अंडरवेट हो जाए। वो ट्रेड 2-3 दिन चली, लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा रिवर्सल देखा है उसमें। आपकी क्या अप्रोच होगी यहाँ पर? अनुज, आपकी बात सही है। ये जो बजट के बाद जो एस्टिमेट लोगों ने लगाए थे कि 1 लाख करोड़ की बचत होगी मिडिल क्लास को, और ये जो 1 लाख करोड़ की बचत होगी, वो पैसा 100% तो नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन 25 या 30% भी पैसा जो 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 कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जाए हैं, कपड़े हैं, गाड़ियां हैं, स्कूटर है या टू व्हीलर है, उसकी जो अपेक्षा थी, मुझे लगता है कि रियलिटी है सेट इन। एंड मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा कंज्यूमर स्टॉक्स पे। दूसरी बात रही कैपेक्स की। मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार का फोकस ये बजट में रहा है फॉर, एज दे सेड, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, फिजिकल कंसोलिडेशन। मुझे लगता है कि जब जब तक प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स इंप्रूव नहीं होता है, सरकार को फिजिकल कंसोलिडेशन पे फोकस नहीं करना चाहिए। उनको ज़्यादा निवेश, ज़्यादा कैपेक्स करना ही पड़ेगा इकोनॉमी को सही ग्रोथ पाथ पे रखने के लिए। और मुझे लगता है कि जो फिजिकल कंसोलिडेशन करना ही है सरकार को, तो आप प्राइवेटाइजेशन और एसेट मोनेटाइजेशन, डाइवेस्टमेंट शुरू करें ना, उस पर फोकस कीजिए। और अभी भी मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स जिस जिस तरह से मैंने बोला कि पिछले करीबन 5 महीनों में एफआईएस का सेलिंग रहा है और मार्केट में भी गिरावट आई है करीबन 12.5-13%, लेकिन फिर भी डिमांड है। अब देखिए भारतीय एयरटेल का जो ब्लॉक हुआ, उसमें कितने एफआईएस आए। तो ये मुझे लगता है कि आज की तारीख में अभी भी एपेटाइट है, सॉवरेन वेल्थ फंड्स है, पेंशन फंड्स है यूएस में, जो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस में भाग लेंगे। लेकिन सरकार, आई गेस एट दिस पॉइंट, इतने उनका उनका टारगेट भी इस साल काफ़ी कम रहा है। एक स्पेस जहां बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही है वो है लार्ज प्राइवेट बैंक्स। हालांकि ऑफ लेट थोड़ी सी बाइंग हमने देखी है बड़े स्टॉक्स में। यहाँ आप क्या कर रहे हैं स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में? देखिए, ये वैल्यूएशंस कंपेलिंग है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ का, और कहाँ ये ग्रोथ कहाँ से आएगा वो ज़रा सोचना पड़ेगा। आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन्स पे रुकावट डाल दी है, वो सही किया है। लेकिन जब तक प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स बढ़ता नहीं है, ये डिपॉजिट की जो बात बीच में भी चल रही थी कि डिपॉजिट्स कम है,
और डिपॉजिट्स इंप्रूव हुए, लेकिन डिपॉजिट्स इंप्रूव भी हुए तो आप लोन किसको देने वाले? तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट और जो इकोनॉमी में जो स्लो डाउन चल रहा है करीबन 3 क्वार्टर से, और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का बढ़ावा अब तक शुरू नहीं हुआ है। आप बड़ी जो ग्रुप्स भी देखें, बड़े ग्रुप्स भी फॉरेन बैंक से लोन ले रहे हैं, डोमेस्टिक बैंक से, इंडियन बैंक से लोन कम ले रहे हैं। तो ग्रोथ का सवाल है और वैल्यूएशन अच्छे है, लेकिन मुझे लगता है प्रॉब्लम इज ग्रोथ। प्रॉब्लम इज ग्रोथ। चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।